बैठिए बैठिए। दोस्तों, हमारे बीच में आज नाबार्ड से माला साहब और योगेश जी पधारे हुए हैं और जैसे हमने उनको इनवाइट किया था कि भाई एक अकाउंट्स की ट्रेनिंग हम जो नए एफपीओ हैं उनके लिए दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने को उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा और नाबार्ड क्या चाहता है, नए एफपीओ के संबंध में क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, ये जानने का हमारे उनसे मौका है। जिससे पैसा आ रहा है वो क्रेडिट में आएगी, जिससे पैसा जा रहा है वो डेबिट में आएगी, कैश बुक में, है ना। इस तरह से आप लोगों का कैश बुक और बैंक बुक वाला पार्ट मुझे लगना है शायद अगर किसी को समझने की दिक्कत नहीं हो तो अपन आगे बढ़े। किसके किसके अलग एफपी का तो एक ही बैंक अकाउंट है, एफपीओ बैंक एक ही खुला हुआ, एफपीओ का एक ही अकाउंट रहेगा जब तक कि आप, जैसे मैंने बताया कि एनसीडीसी में सरकारी उसमें भी बैंक में भी खुल गया है, बाद में उनमें उसमें दिक्कत आई तो फिर उन लोगों ने एक बंद मतलब चालू रखा हुआ है उसको, बट उसको ऑपरेट ही कर रहे हैं, जैसे एक्सिस बैंक में खोल दिया, एचडीएफसी बैंक में खोल दिया, स्टेट बैंक में खोल दिया, उस तरह से, ताकि उनको अब जब धंधा करने के आगे बढ़ना है तो थोड़ी आप बोलोगे साहब मुझे तो बैंक की पेमेंट नहीं करना, आप सामान दे दो, ऐसा तो होगा नहीं, सामने वाला मानेगा नहीं, आपका धंधा है, आपका बिजनेस रुकने लगेगा। इसलिए उन लोगों ने वापस दूसरे प्राइवेट बैंक में भी खोल दिया है ताकि उनका व्यवसाय चलाने में उनको आसानी मिले। तो जिनका एक बैंक अकाउंट है उनको तो दिक्कत है नहीं। एक बैंक अकाउंट होने से क्या होगा कि जब आप लोन वगैरह के लिए आप आगे जाते हो तो आपके बैंक के ट्रांजेक्शन दिखेंगे, आप जैसे 4 खोल लोगे तो चारों में 54 दिखेगी। कोशिश अगर करो आपके बीओडी परमिट करें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक में कितना बैलेंस है, आपने कितना जारी कर दिया, आपकी आगे तो बोल देंगे, फिर भी कभी आपका चेक इशू किया हुआ है वो चेक निकला नहीं निकला, तो आपके पास में अगर ऑनलाइन व्यू वाला है, अगर आपके बीओडी आपको इस बात की अनुमति देते हैं कि आप देखने वाली सुविधा दे लो, तो आप हमेशा अपना बैंक खोल करके सुबह एक बार चेक करिए भी कितना बैलेंस है, उस आधार पर आप एक बार अपना प्लान बना सकते हैं क्या भुगतान करना है या क्या राशि किसी की आनी है, आप देख सकते हो। तो काम है हर 4 दिन आपको जाके बैंक के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट दे दो, है ना। अब वैसे बैंक सारे सीईओ तो अपने खाते में वो जुड़वा लें, बैंक खाते में अपना नंबर जुड़वा लें ताकि उसके एसएमएस अलर्ट आप लोगों को आते रहे कि पैसा निकल गया, या वो उसके लिए सरकार शायद आपको संचालक मंडल की अनुमति लेकर के बोर्ड रेजोल्यूशन आप लोगों को सबमिट करना रहेगा बैंक में कि इस नंबर को जोड़ा है और ये इस पद पर कार्यरत है, ऐसे बना करके और वो बीओडी सेंटर में मिलेगा तो बैंक जोड़ देगा। इससे आप लोगों को पता चलता रहेगा कि भाई अगर आपने कोई चीज़ बेची उसका पैसा आया तो आया कि नहीं आया, वो बोलेगा था मैंने जमा कर दिया, आपको मालूम ही नहीं आता, आप बीओडी के दरवाजे खड़े बिना पैसे पता होगा। तो इसलिए आप सीईओ हो, आप कंपनी के कार्यकारी अधिकारी हो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना नहीं आया तो आप कम से कम बोल सको उसको। ये है कभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने बनाया हुआ है, एसओई की प्रक्रिया है, जो पुराने साथी जुड़े हुए हैं वो भी इसको जानते हैं और जो नए साथी जुड़े हैं वो भी जानते हैं इसको। इसमें कौन देखेगा लैपटॉप? जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सभी एफपीओ, क्योंकि भारत सरकार ने सीबीपीओ मध्य भारत के सीबीपीओ को आप लोगों के एफपीओ को ग्रुप करने की और उनको तैयार करने की जिम्मेदारी दी हुई है, तो सारे खर्चे और सारी प्राप्तियां आप लोगों को हमें सूचित करते हुए चलना पड़ेगा शुरुआती 5 साल में। 5 साल बाद आप लोग इतने सक्षम हो चुके रहोगे कि आप लोग अपना व्यवसाय कर सको और आप लोग अपने बीओडी के प्रति जवाबदेह हो सको।
अभी सरकार का मानना ये है कि भाई छोटे किसान हैं, व्यवसाय और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी उनको नहीं रहती है, इसलिए उनने बीच में क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को रखा हुआ है, जो इस बात के लिए जिम्मेदार है कि एफपीओ सही तरीके से पैसे को खर्चा करे और व्यवसाय करे, ऋण प्राप्त करे और सारी चीज़ें व्यवस्थाओं के साथ चलती रहें। आपके जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट के हों, इनकम टैक्स के हों, जीएसटी के हों, ये सारी चीज़ें समय समय पर होती रहें। तो अब जब इतनी जिम्मेदारी है तो फिर हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि भाई आप लोगों को सारी जितनी जानकारी दी जा सकती है दी जाए और उसको मॉनिटर करके कि भाई कोई चीज़ आप लोगों की जानकारी के अभाव में गलत ना हो जाए। इसलिए यहाँ पे एक मंथली एसओई का एक प्रचलन है मध्य भारत में, जिसमें आपको प्रतिमाह हुए व्यय का विवरण देते हुए प्रत्येक माह की 7 तारीख तक, जैसे जुलाई महीना खत्म हुआ तो आपको 7 अगस्त तक आप सारी जो भी आपके वेतन है, जो आपके किराया है, जो भी प्रोग्राम के अंदर बजट है या जो भी चीज़ खर्चा आपके हैं, उनका सबका विवरण और जो आपने खर्चा कर दिया है, जैसे आपने स्टेशनरी ले लिए है, आपने किराया भुगतान कर दिया है, तो उन सब चीज़ों की किराए के केस में किराए की रसीद लगेगी। आपने स्टेशनरी खरीदी है तो उसका बिल, अगर आपने कोई लाइसेंस बनवाया तो लाइसेंस के एप्लीकेशन की कॉपी, जो भी चीज़ आप पैसा मांग रहे हैं उसका प्रूफ पीछे लगाते हुए, जैसे आप तनख्वाह मांगेंगे तो आपको टाइम शीट लगानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि किस तारीख में किस गांव में गए और कितने किसानों से मिले, कुछ राशि इकट्ठी करी और क्या करा होगा, वो पूरी जानकारी आपको टाइम शीट के अंदर में देनी है। जो यहाँ पे हमारे एफपीओ के सीबीपीओ का एक्सपर्ट है वो उस चीज़ों को देखते हैं और उसके आधार पर आपको अनुमति देते हैं। जब आपको अनुमति, ये जो एसओई है ये आपको अपने बीओडी से साइन करा कर देगी ताकि उनकी भी जानकारी में रहे। कल को वो ये नहीं बोले कि साहब सीईओ ने क्या कर दिया हमको नहीं मालूम, या अकाउंटेंट ने क्या कर दिया चेक हमने पालूम। तो ये चीज़ें अपन उनको दिखाते हुए उनके हस्ताक्षर दिखाते, इसको प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आपको मध्य भारत का एक ईमेल आईडी है रिपोर्ट का, mbcfpo.report@gmail.com, इसमें आप लोग रहता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसमें एसओई में दिखाए हुए सारे खर्चे सपोर्टिंग के साथ आपको भेजना रहेगा। एसओई के साथ में टाइम शीट ऑफ एफपीओ स्टाफ, जिसका भी आप पैसा मांग रहे हैं, अगर उसने 10 दिन काम किया है तो 10 दिन की टाइम शीट दिनांक वार और जितने भी दिन काम किया हुआ उसका पूरा ब्यौरा देते हुए देनी पड़ेगी। एफपीओ के अंदर में सरकार ने कुछ बजट दिया है मदवार, जिसमें उन्होंने सीईओ का वेतन दिया हुआ है, अकाउंटेंट का वेतन दिया हुआ है, ऑफिस का किराया दिया हुआ है, आप लोग फील्ड में जाएंगे तो ट्रैवल के लिए पैसा दिया हुआ है, आप लोगों को वक्त वक्त पे पीओडी की मीटिंग करनी रहेगी तो पीओडी मीटिंग और ट्रैवल के नाम से पैसा दिया हुआ है। इसके बाद कुछ मिसलेनियस का खर्चा है, कुछ नाबार्ड के एफपीओ को टेलीफोन के लिए पैसा दिया जाता है 1000 रुपये महीना, 1000 रुपये आपको बिजली के बिल के लिए दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको मदवार पैसा दिया जाता है और मदवार की उसकी आपको जानकारी जब अपन मैनेजमेंट ग्रांट क्लेम करते हैं तो उनको देनी होती है। जब आप ये एसओई भेजेंगे तो आप साथ में सपोर्टिंग तो लगाएंगे, साथ में एक स्टेटमेंट भी बनाएंगे जिसमें आपको लिखा हुआ है कि जब बीओडी मीटिंग के लिए आपने कुछ 500 रुपये खर्चा किया है, उस पार्टी का बिल नंबर क्या है, पार्टी का नाम क्या है, अमाउंट क्या है, दिनांक क्या है, ऐसी कुछ मूलभूत जानकारियाँ आपको उसमें देनी रहेगी। जो स्टेटमेंट में खर्चा आपने दिखाया हुआ है आपके एसओई में भी खर्चा उतना ही होना चाहिए। केवल आपका जो सैलरी वाला पार्ट है उसके लिए आपको टाइम शीट लगाना पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त जैसे मैंने बोला कि आप एसओई के साथ में बैंक स्टेटमेंट आपको अवश्य भेजना रहेगा। अगर आपने केवल एसओई भेज दी है और बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजा है तो आप स्वीकृति की अपेक्षा नहीं करें। फिर वो आप जब बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे तब स्वीकृति आएगी। इसलिए अगर आपने ऑनलाइन एक्सेस लिया हुआ है तो आपको ये सुविधा है कि आप प्रत्येक माह खत्म होने के बाद में उसको बैंक स्टेटमेंट को आप संबंधित बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसको एसओई के साथ में अटैच करके भेजें। बैंक स्टेटमेंट में भी आप जो पैसा आया है और जो भुगतान हुआ है उसका आपको बैंक स्टेटमेंट में पेंसिल से जो भी धनराशि है उसके आगे लिखना रहेगा कि ये किस चीज़ का भुगतान है और ये पैसा जो राशि आई है वो किस मद के उसमें आई है। हो सकता है कि आपने कोई पेस्टिसाइड या कोई बीज या जो भी व्यवसाय किया हो उसका पैसा जमा हुआ हो, भुगतान में आपने कोई बीज खरीदा हो, पेस्टिसाइड खरीदा हो, वेतन दिया हो, कोई खर्चा किया हो, उसका भुगतान हो, तो आप प्रिंट आउट निकाल करके प्रत्येक राशि के आगे उसकी जानकारी देंगे कि उस मद में आए हुए हैं, ताकि उस आधार पे आपकी टैली को वेरीफाई किया जा सके। टैली सॉफ्टवेयर में मदवार एंट्रियाँ करनी रहेंगी हमारे को, उसी के आधार पे आपका जो जो अपन मैनेजमेंट ग्रांट क्लेम करते हैं तो ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है। तो वो बैंक स्टेटमेंट और वो सारी चीज़ें अगर व्यवस्थित हैं तो उसको वो काम करने में आसानी रहेगी। अगर ये जानकारी बहुत व्यवस्थित नहीं है और बहुत साफ तरीके से नहीं बनी हुई है तो ये आपके लिए आपका और हमारा समय भी खराब करेगी और आपको पैसा लेने में उतनी देर होगी। तो ये सब चीज़ें आपस में लिंक है, जितना व्यवस्थित हम काम करेंगे उतनी चीज़ें हमारी व्यवस्था के साथ में चलेंगी। अगर बैंक से आप लोग बैंक स्टेटमेंट उसी तरह से आप शेयर होल्डर्स की लिस्ट भी भेजेंगे साथ में, तो एसओई के साथ में जो कंपलसरी चीज़ें भेजी जानी है उसमें एक बैंक स्टेटमेंट है और एक शेयर होल्डर्स की लिस्ट है। आपके पास में कंप्यूटर है, आप एक्सेल में बनाते जा रहे हैं, आपको केवल उसका पीडीएफ बना करके और अटैच करके भेजना है। केवल इतना काम करना है ताकि यहाँ पता चलता रहे कि आपके कितने शेयर होल्डर हो गए हैं, क्योंकि हमारे को भी एक समय समय पे जानकारी संबंधित एजेंसी रिव्यू मीटिंग में मांगती हैं कि भाई इतने आपको एफपीओ दिए हुए हैं, किस एफपीओ में शेयर होल्डर्स की क्या स्थिति है। तो फिर जब वो मीटिंग हो तब मांगे, इससे बेहतर है कि हम इसको महीने में एक बार भेज दें। इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि बैंक स्टेटमेंट में आपको लिखना है कि इतना सा कोई साल अगर निकला है तो क्यों निकला है इसकी जानकारी आप देंगे तो दिक्कत कम होगी। शुरुआती दौर में जब ग्रांट का पैसा एफपीओ को नहीं आया हुआ रहता है तो कुछ क्योंकि एफपीओ बनाने का काम मध्य भारत को मिला हुआ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको शेयर होल्डर जोड़ना है तो आपको सीईओ रखना है, आपको ऑफिस रखना है, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन वाला ऑफिस दिखाना है तो आपको ऑफिस लेना पड़ेगा। तो कुछ आवश्यक चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसके लिए भुगतान करना रहता है और एफपीओ का अभी कोई पैसा एफपीओ का आया नहीं है। तो ये राशि मध्य भारत द्वारा अपने कॉर्पस फंड से दी जाती है। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन का पैसा मध्य भारत खर्चा करता है। शुरुआती दौर में जब तक आप कंपनी के पहली ग्रांट पाने की पात्रता आपकी बनती है तब तक जो व्यय होते हैं वो सब आपको मध्य भारत से लेने रहते हैं। तो प्रति माह जब तक कि आपका पहली ग्रांट का क्लेम जाएगा नहीं और वो पैसा आपके पास में आएगा नहीं तब तक आपको मध्य भारत से एडवांस के रूप में पैसा लेना रहता है। और ये पैसा आपको आपके एडवांस रिक्वेस्ट फॉर्म जो कि जिसमें सारी मदें लिखी रहती हैं कि किसका वेतन है, क्या व्यय है, क्या किराया है,
BOD से अप्रूव करा करके और मध्य भारत में भेजना रहता है। यहाँ से स्वीकृति होने के बाद में अगर आपका बैंक अकाउंट FPO का खुल गया है तो ये राशि मध्य भारत की किराया उसके अंदर में आप भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने की प्रक्रिया हमेशा वो रहेगी कि वो चेक के माध्यम से भुगतान होगा और नगद आहरण कुछ नहीं होगा का काम रहता है। और एडवांस रिक्वेस्ट फॉर्म का एक फॉर्मेट है जो पुराने FPO हैं, अब हालांकि नए FPO भी जो रजिस्टर हो चुके हैं ग्रांट के सभी करा चुके हैं, अब दूसरे ग्रांट को चल रहा है। तो सर पहली ग्रांट तो सभी लोगों की आ चुकी है, दूसरी ग्रांट के लिए कुछ जगह अप्लाई हो चुका है, कुछ जगह अप्लाई होना बाकी है। उनकी ग्रांट से आप अपने FPO का काम सुविधापूर्वक चलाते रहें और लगातार उसमें आप शेयर होल्डर जोड़ें या जो भी आपके लाइसेंस हैं उन सब चीज़ों की करें ताकि वो काम लगातार चलता रहे, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं है। फिर ये राशि आपको जब पहली मैनेजमेंट ग्रांट आपकी आ जाती है, क्योंकि ये आपके BOD ने अप्रूव करके दिया हुआ है, तो ये राशि आपको मध्य भारत को वापस लौटानी होती है। ये राशि मध्य भारत को वापस लौटानी होती है। जिस दिन आपका पैसा आ जाता है उसके 2 दिन 4 दिन के अंदर में ये राशि, जैसे कि आप लोगों ने देखा है बहुत सारे FPO ने ये राशि लौटा दी है हमारी, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद मैं कह रहा था शेयर कैपिटल बहुत एक महत्वपूर्ण ये राशि उसमें दी है वो जानकारी। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ आप रसीद काटें उसके नाम पे, एक रजिस्टर मेंटेन करें जिसके अंदर में ये सारी जानकारी हो। रजिस्टर के अंदर में तो इनफैक्ट आपको ये जानकारी भी डालनी पड़ेगी कि उसकी रसीद नंबर क्या है, किस तारीख का है, किसान का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, कितना रकबा है और वो किस कास्ट का है, क्योंकि